अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अभी आपके पास एक आखिरी मौका है। 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मतलब कि अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उसे आप फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई गलती कर दी है अपनी ओरिजिनल आईटीआर में और आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो रिवाइज्ड आईटीआर की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है। ये आखिरी मौका है आपके पास अपनी आईटीआर फाइल करने का। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। इन केस आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं, तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका टीडीएस रिफंड होगा या किसी भी तरह से कोई आपको रिफंड क्लेम करना है, तो वो आप आईटीआर यू के थ्रू नहीं कर सकते हैं। आईटीआर यू तभी फाइल की जाती है जबकि आप एडिशनल टैक्स पे करना चाहते हैं। टैक्स पेबल का आपका आईटीआर है, तब तो आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे और अपनी इनकम्स डिस्क्लोज कर सकते हैं आईटीआर यू के थ्रू। लेकिन अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे 31 दिसंबर के बाद। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, ज़रूर से अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। अगर कोई भी आपके ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपके एआईएस में आ रहे हैं, जैसे कि आपने शेयर्स परचेज किए हैं, शेयर्स सेल आउट किए हैं, प्रॉपर्टी परचेज की है, या आपकी सैलरी इनकम है, या कोई भी आपकी ऐसी इनकम है जो कि 2.5 लाख से ऊपर की है, क्योंकि इस केस में आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। या फिर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम की भी है, लेकिन आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से अपनी आईटीआर को फाइल करके अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर लें। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। आइए देखते हैं कि किस तरह से बिलेटेड आईटीआर को फाइल किया जाता है या रिवाइज्ड आईटीआर को कैसे फाइल किया जाता है। इसके लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर देना है, कंटिन्यू करना है, इसके बाद हमें पासवर्ड देना है और कंटिन्यू करना है। तो हम सीधे आ जाएंगे डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हमें सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि होगा 24-25। ऑनलाइन मोड से ही फाइलिंग होगी। कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। जो भी आपका आईटीआर फॉर्म है, हम आईटीआर 1 से स्टार्ट करते हैं। आईटीआर 1 उनके लिए है जिनकी की सैलरी इनकम है या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या बैंक इंटरेस्ट है। और आईटीआर 2 उन लोगों के लिए होता है जो कि शेयर्स सेल आउट दिखाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग है या फिर 194N कैश विड्रॉल का टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं। और भी कई केसेस होते हैं जिसमें कि हम आईटीआर 2 को फाइल करते हैं। एनआरआई हैं, वो भी आईटीआर 2 फाइल करते हैं। तो हम आईटीआर 1 ले लेते हैं, सैलरी इनकम का आईटीआर है। प्रोसीड करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सबसे पहला शेड्यूल आता है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशंस का शेड्यूल। यहाँ पर जो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है फाइलिंग सेक्शन का। तो अगर आप अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मीन्स आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो आपकी जो रिटर्न है वो बिलेटेड कहलाएगी। इसके लिए आप सेक्शन चूज करेंगे, सेक्शन 139(4). अगर हम ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब 31 जुलाई के पहले फाइल करते हैं, तो हम सेक्शन 139(1) को चूज़ करते हैं। बिलेटेड के लिए हम 139(4) को चूज़ करते हैं। और अगर हम आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं, हम दोबारा से फाइल कर रहे हैं इसी वाले असेसमेंट ईयर के लिए, तब हम रिवाइज्ड आईटीआर सेक्शन 139(5) को चूज़ करते हैं। अब हमने सेक्शन 139(4) को चूज़ किया है, यानी कि बिलेटेड रिटर्न को। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के केस में हमें पेनल्टी भी देनी पड़ती है सेक्शन 234(f) में। पेनल्टी कितनी लगेगी ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेनल्टी यहाँ पर इनकम के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक आती है तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, मीन्स कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख के अंदर है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आती है, तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगती है सेक्शन 234(f) में। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है, तो फिर 5,000 रुपये की लेट फीस लगती है सेक्शन 139(4) में। ये लेट फीस फिक्स है, जो कि आईटीआर फाइलिंग को लेट फाइल करने के लिए लगती है और इसे किसी भी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर आपका कोई भी टीडीएस रिफंड बन रहा है, तो आपकी टीडीएस के साथ ये एडजस्ट हो जाती है और जितना भी बैलेंस आपका टीडीएस बचेगा वो आपको एज अ रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी टीडीएस रिफंड नहीं है, तो फिर आपको चालान क्रिएट करके इस लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा।
फाइलिंग सेक्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बैंक डिटेल्स देनी है यहाँ पर और इसके बाद शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आगे की जो शेड्यूल्स हैं वहाँ पर आपको अपनी इनकम्स देनी है, डिडक्शंस दिखाने हैं। बिलेटेड रिटर्न हमेशा आपकी न्यू रिजीम में ही फाइल होगी, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है। ओल्ड रिजीम में अब आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, तो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपकी आईटीआर फाइल होगी। बिलेटेड के बाद रिवाइज्ड आईटीआर की बात करते हैं। रिवाइज आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो इसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई के पहले फाइल कर दी थी और अब आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इसका सेक्शन होता है सेक्शन 139(5). बिलेटेड आईटीआर की तरह इस सेक्शन में फाइलिंग के लिए हमसे कोई भी लेट फीस सेक्शन 234(f) में चार्ज नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपने टैक्सेस पूरे पे नहीं किए हुए हैं, कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी बची हुई है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रिवाइज आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर दोनों को फाइल करने का प्रोसेस या मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर सेक्शंस की ये जो अदला बदली है ये करनी पड़ती है। इसके साथ ही अगर आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको और चेंज करनी है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक नीचे एंटर रिसिट नंबर ऑफ ओरिजिनल आईटीआर। यहाँ पर आपको ओरिजिनल आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे चेंज करनी है, बाकी सारा प्रोसेस दोनों ही रिटर्न्स का सेम रहता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के शेड्यूल को नीचे कंफर्म कर देने के बाद हम आईटीआर फाइलिंग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम अपनी ग्रॉस इनकम दिखाते हैं, डिडक्शंस दिखाते हैं, टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं और एक जो ज़रूरी काम आपको और करना है वो है अपना AIS डाउनलोड करना। AIS को कैसे डाउनलोड किया जाता है, यहाँ ब्लू लाइन में हमें मिलता है AIS, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। AIS ये है TIS समरी फॉर्म। TIS में हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हमें डिस्प्ले हो जाते हैं कि हमारी सैलरी इनकम कितनी है, हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट सेविंग बैंक का है तो वो हमें कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट अगर FD पर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है और साथ ही अगर हमारे सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड्स में कोई सेल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो भी हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। तो आपकी जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो आपकी इसी के बेस पर फाइल होनी चाहिए। मीन्स इसके अलावा अगर कोई और ट्रांजैक्शंस आप दिखाना चाहते हैं तो वो तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आपके पास ये इनकम्स जनरेट हो रही हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस आपके आईटीआर में होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये फिगर्स आपने अपने या ये हेड आपने अपने आईटीआर में नहीं दिखाए हैं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। इसीलिए AIS को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। AIS से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको कि आपको स्किप नहीं करना है और वो आपके आईटीआर में ज़रूर ही दिखने चाहिए। इनके अलावा अगर आपके बैंक में कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं जो कि यहाँ पर AIS में रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर ही डिस्क्लोज़ करिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर 1-2 महीने में ये यहाँ पर अपडेशन हो जाए और वो ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे, तो फिर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि आपने इस ट्रांजैक्शन को अपने आईटीआर में नहीं दिखाया है। इसीलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आप सारे ट्रांजैक्शंस जो भी आपके बैंक अकाउंट में हैं वो और ये AIS के ट्रांजैक्शंस ये सब आपको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करने ज़रूरी हैं। AIS के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 26AS फॉर्म। 26AS को डाउनलोड करने के लिए हम ई फाइल में जाते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, कन्फर्म, आई अग्री पे टिक लगाएंगे, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 24-25, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस, जिन पर कि हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कोई TDS कहीं से कटा है या नहीं, आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि TDS आपका कहाँ से कटा है, कितना कटा है और कौन से डिपार्टमेंट ने इसे काटा है। बिलेटेड या फिर रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। फाइलिंग कैसे की जाती है इस पर पहले भी हम काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ITR 1 को कैसे फाइल करना है न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में, या फिर ITR 2 को कैसे फाइल करना है, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है सभी ITRs का, सिर्फ जो चेंज करना होता है वो हमें सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हेड में ही करना है, जहाँ पर कि हमें फाइलिंग सेक्शन को चेंज करना है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने आईटीआर बिलेटेड फाइल कर रहे हैं, आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 24-25 की कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो बिलेटेड आईटीआर के केस में आप सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइलिंग कर पाएंगे, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है। ओल्ड रिजीम में अब फाइलिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।